कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अगेन ये भी हम देख चुके हैं एनएलएम में, एग्जैक्टली सेम चीज़। तो इसको जब भी आप काटोगे तो इसको अलग अलग लेंथ में हमने मान लो काट दिया। तो यहाँ पर होता है क्या है, हमारे पास के एक्स की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहनी होती है। जैसे के एक्स नहीं होगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई लेंथ एल है, तो इसको मैं बोलूँगा मेरे पास के एल की जो वैल्यू आई है विल बी इक्वल टू, यहाँ पर मैंने इसको L1 और L2 दो लेंथ में इस तरीके से काट दिया है। दोनों के लिए K1 और K2 कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट आएंगे। यहाँ से वैल्यू आ जाती है मेरे पास K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2। आप इसको ऐसे याद रखो, K टाइम्स L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैंने बहुत ही छोटी सी लेंथ काट दी यहाँ पे, तो यहाँ पे L1 की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो उसके लिए जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से आप स्प्रिंग कांस्टेंट्स निकाल सकते हो। The time period of a mass suspended from a spring is T. If the spring is cut into 4 equal parts and the same mass is suspended from one of the parts, then the new time period will be. तब देखो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। हमने क्या किया, एक स्प्रिंग थी उसको काट के दो स्प्रिंग बना दी और फिर दोनों को पैरेलल में लगा दिया। तो अब हमारे पास k का कुछ नई वैल्यू आ जाएगी, उसके हिसाब से हमें कंपेयर करना है। बेसिकली मैं लिख सकता हूँ कि भाई हमारे पास टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√k हो रखा है। नए k की वैल्यू क्या आने वाली है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। कैसे आया, देखो हमारे पास एक स्प्रिंग थी इस तरीके से लंबी सी, और उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। हमने क्या देखा था कि हमारे पास k इंटू एल की वैल्यू रहती है कांस्टेंट। तो अगर मान लो इसका इक्विवेलेंट k डैश है, इसका इक्विवेलेंट k था, तो मैं लिख सकता हूँ भाई k एल की वैल्यू रहने वाली है k डैश इंटू, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई है, वो है L/4। तो यहाँ पे आ जाएगा L/4। L से हमारे पास L कट जाता है, हमारे पास आ जाता है भाई k डैश की जो वैल्यू आने वाली है वो 4 टाइम्स k के बराबर आ जाती है। तो अब अगला जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 4 टाइम्स हो चुका है। देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, T2/T1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अंडर रूट ऑफ K1 अपॉन K2 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर आ गई। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 डिवाइडेड बाई 2, और इनिशियली टाइम पीरियड T था तो ये T/2 आ जाएगी, D बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। स्प्रिंग मास सिस्टम का बहुत ही अच्छा सवाल है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी इसमें यूज हो जाता है। द मास m शोन इन द फिगर ऑसिलेट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड a। तो भाई हमारे पास ये जो मास है ये इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड a है। द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट p, हमें इसका एम्पलीट्यूड बताना है। तो इसको अप्रोच कैसे किया जाए, पहली बात तो मैं फील करने की कोशिश करो यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूँ तो दोनों स्प्रिंग थोड़ा थोड़ा कंप्रेस होंगी, तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा इधर तो आएगा। अच्छा, आप इसको ऐसे सोचो कि जिस वक्त ये मैक्सिमम कंप्रेस हो रही है उस वक्त ये वाला पॉइंट कितना कंप्रेस होएगा, तो वही इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। जिस वक्त ये एक्सटेंड होता है तो इसका इधर कितना एक्सटेंशन होता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा भाई इसका एम्पलीट्यूड कितना आना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करते हैं कैसे आया। देखो जिस वक्त इसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, अब देखो इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका मैक्सिमम कंप्रेशन इस तरफ ए हो सकता है ना। मैं बोल दूंगा भाई इसका मैक्सिमम कंप्रेशन इस तरफ ए होता है एट मैक्सिमम कंप्रेशन, प्रेशन है ना, कंप्रेशन इसकी बात करें या मैक्सिमम इलोंगेशन की बात कर सकते हो, सेम ही चीज़ हमें समझनी है। अच्छा, जब इसका मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है तब उस वक्त हमारे पास ये जो स्प्रिंग है इसमें भी कुछ कंप्रेशन हुआ होगा, इसमें भी कुछ कंप्रेशन हुआ होगा। तो मैं बोल दूंगा भाई ये वाली इस तरफ A1 आती है, ये वाली भी कुछ कंप्रेस हो जाती है A2। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, A1 प्लस A2 दोनों का मिलकर के जो कंप्रेशन हुआ है वही तो हमारे पास ब्लॉक इस वाले का कंप्रेशन हुआ होगा। ये बन जाती है भाई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मैं क्या समझ सकता हूँ
कि भाई जब भी इसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा यहाँ पे स्प्रिंग में कुछ फोर्स आ जाएगा, है ना, और वो फोर्स दोनों में बराबर होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग दबी है तो वापस पुश करने की कोशिश करेगी, और जितना ये पुश करेगी वही इसमें भी फोर्स होना चाहिए। हम जानते हैं सीरीज में जब हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है तो फोर्स हमारे पास बराबर होता है। तो आप दूसरी इक्वेशन लिख सकते हो भाई K1A1, है ना, फोर्स विल बी सेम, K1A1 विल बी इक्वल टू K2A2। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाती है, और इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें क्या पता करना है, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली ये वाली स्प्रिंग कितना दबी है वो पता करना है, मुझे A1 की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ से A1 को आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाल लेंगे हम A2 को एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखो A2 की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, हमारे पास आ जाता है A1 प्लस, अब देखो A2 की जगह मैं रख दूंगा K1 अपॉन K2 टाइम्स A1 इज इक्वल टू A। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, K2 प्लस K1 डिवाइडेड बाय K2 टाइम्स A1 इज इक्वल टू A। यानी कि मैं लिख सकता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ 1 इज इक्वल टू K2A अपॉन K1 प्लस K2, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। या फिर इसी चीज़ को समझने का एक सिंपल तरीका है, एक्चुअली वो इन्हीं दोनों चीज़ों से निकल के आता है, लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक लाइन में हमारे पास आंसर रहता है। कैसे, देखो हमने देखा था पहले तो, और अब दूसरा मेथड हम देख रहे हैं। हमने देखा था कि जब भी हम स्प्रिंग को काटते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ सेम होती है, हम वहाँ पे लिखते थे कि भाई हमारे पास K इंटू L की वैल्यू रहती है कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ भाई हमारे पास आ जाएगा K1A1 विल बी इक्वल टू, अब मेरे पास पूरी स्प्रिंग जो है उसके लिए जो भी K की वैल्यू रही होगी और यहाँ पर उसका जो एम्पलीट्यूड होता है A, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो K1A1 विल बी इक्वल टू K इक्विवेलेंट टाइम्स A, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और बस अब मुझे K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा देना है। K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है ऐसे केस में, वैल्यू होती है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 टाइम्स A। यहाँ से मेरे पास डायरेक्टली आ जाता है, देखो K1 से K1 कट जाएगा और मेरे पास आ जाता है A1 इज इक्वल टू K2A डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो आप दोनों ही तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो हमने फॉर्मूला देखा था कि हमारे पास K1A1 इज इक्वल टू K2A2 इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू A रहता है, वो इन्हीं दोनों को जब यूज़ कर लेते हैं उसी से वो डेराइव होता है कहीं ना कहीं। तो सेम ही चीज़ है, बस ये लिखना आसान हो जाता है। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, ये भी काफ़ी हद तक वैसे ही है हमारा जो स्प्रिंग ब्लॉक मास सिस्टम होता था हॉरिजॉन्टल वाला, बस यहाँ पे अब एक्स्ट्रा फोर्स एक लगने लग जाता है ग्रेविटेशन का। तो देखो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मास m है और मैं बोलूँ कि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, तो फिर इसके बाद अगर यहाँ पे इस पर ग्रेविटी लगेगी mg, तो ये थोड़ा सा ब्लॉक नीचे तो आएगा, ठीक है। तो मान लो इसकी ये नेचुरल लेंथ थी, यहाँ पर मैं इस तरीके से मार्क कर दूंगा, ये है हमारे पास नेचुरल लेंथ, इसको लिख देंगे हम नेचुरल लेंथ। फिर हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया यहाँ से, इसको सपोर्ट करके रखोगे तो नेचुरल लेंथ रहेगी। अगर आप हाथ हटा लोगे तो इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा mg, तो अब ये बैलेंस तो नहीं है, तो किसी नीचे वाली पोजीशन पे जाकर के बैलेंस होगी। तो मान लो ये थोड़ी सी हमारे पास इस तरीके से स्प्रिंग स्ट्रेच होने ही वाली है, होना ही पड़ेगा उसको। तो हमारे पास यहाँ से स्प्रिंग कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो जाती है और यहाँ पर आकर के हमारे पास ये जो ब्लॉक है ये अब रेस्ट पे आता है। रेस्ट पे क्या रहता है, मतलब ये इसकी बैलेंस पोजीशन है ना, दिस इज बैलेंस्ड। तो जिस वक्त ये बैलेंस हुआ है मैं बोलूँगा कि भाई हमारी जो स्प्रिंग है वो x0 से एक्सटेंड हो गई। इस वक्त हम कंडीशन क्या लगाते हैं सकते हैं, ये बैलेंस्ड है तो इसके ऊपर नीचे लगा होगा mg का फोर्स, ऊपर की तरफ लगा होगा k x0 का फोर्स। पहली इक्वेशन मेरे पास आ जाती है भाई mg की जो वैल्यू है वो k x0 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हो गई, ठीक। अब ये यहाँ पर बैलेंस थी, फिर हमने क्या किया, इसको और थोड़ा सा खींच दिया कि चलो इसको खींच के छोड़ देते हैं, फिर ये इस तरीके ऐसे जम करने वाली है। तो मैंने इसको यहाँ से और नीचे x मान लो इस तरीके से खींच दिया, है ना। बैलेंस पोजीशन जो है, जो इसकी मीन पोजीशन भी बन जाएगी, फिर यहाँ से हमने इसको खींचा है।
ठीक है भाई, हमारे पास ब्लॉक यहाँ पे आ गया, उसके ऊपर बताओ फोर्सेस कितने लग रहे होंगे। तो हमारे पास एक्स, देखो मैं इस बैलेंस पॉइंट जो है, जो इसको हम मैं मीन पोजीशन भी बोल दूंगा, मीन पोजीशन, यहां से मैंने एक्स को नापा, मैंने नेचुरल लेंथ वाली जगह से एक्स को नहीं नापा। तो हमारे पास जो फोर्स अब लग जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको, देखो भाई mg जो नीचे लग रहा था उसको तो ऑलरेडी इसने बैलेंस कर रखा था, अब मैं इसको थोड़ा सा खींच के नीचे ले आया तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन mg तो उतना ही लगता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स अब ऊपर की तरफ आने वाला है और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी, देखो वो आ जाएगा मेरे पास k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स, ठीक है। और मान लो यहाँ पर मेरे पास ये इस तरफ वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये वाला फोर्स किस दिशा में हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। इसको मैं लगा देता हूँ माइनस, और फिर हमारे पास ये डायरेक्शन में फोर्स लगा है, लेकिन एक फोर्स नीचे की तरफ भी तो लगा है, तो प्लस मैं कर दूंगा इसमें यहाँ पर mg, इस तरीके से। ये हमारे पास टोटल रीस्टोरिंग फोर्स नेट आ गया। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाती है, ये आ जाता है मेरे पास माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स प्लस एम जी। अब एक बात बताओ, एम जी की वैल्यू तो के एक्स नॉट के बराबर थी, तो क्या यहां से मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, एम जी माइनस के एक्स नॉट, ये तो जीरो हो जाएगा टोटल। तो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू बचती है ना, फोर्स की वैल्यू बचती है माइनस के एक्स। क्या ये हमारे पास एस एच एम की इक्वेशन आ चुकी है। जब भी हमारे पास फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स हो जाती है तो वो हमारे पास एस एच एम की इक्वेशन आ जाती है। तो हालांकि हमारी नेचुरल लेंथ इस स्प्रिंग की यहाँ थी, एक कांस्टेंट फोर्स लगा mg का, तो हमारे पास एक बैलेंस्ड पोजीशन आ जाती है जिसको हम मीन पोजीशन बोल देंगे। और फिर मैंने इसको खींचा है तो अब मेरे पास फिर से रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के टर्म्स में आ जाता है। ये आता है फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। इसका मतलब हमारे पास SHM होने वाला है। यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है, क्या पता चलता है कि देखो भाई, हमारे पास जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स लगता है, जैसे mg एक कांस्टेंट फोर्स था, कांस्टेंट फोर्सेस के लगने से सिर्फ मीन पोजीशन हमारे पास चेंज हो जाती है। जैसे इसी स्प्रिंग को अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल में इस तरीके से वाइब्रेट कराता, या फिर फॉर टाइम बीइंग लेट से कह देता मैं इसको स्पेस में ले गया जहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं, उस केस में यही हमारी मीन पोजीशन बनती। यहाँ पर ये इस तरीके से एसएचएम करता, अगर उसको मैं खींच के छोड़ देता तो टाइम पीरियड की वैल्यू मेरे पास इसी तरीके की इक्वेशन से आती, उस वक्त मैं एक्स को इसी जगह से नापता। अब जब मैंने यहाँ पर ग्रेविटी लगा दी mg, तो हमारे पास मीन पोजीशन ही नीचे आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके खींचता हूँ तो अभी भी मेरे पास ये इक्वेशन वैलिड है। तो इससे मुझे पता चलता है कि कांस्टेंट फोर्सेस से सिर्फ हमारी मीन पोजीशन चेंज होती है, टाइम पीरियड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, इसको लिख लेंगे। कांस्टेंट फोर्सेस can only change the mean position. अब ये कांस्टेंट फोर्सेस के कारण हमारे पास कौन कौन से कांस्टेंट फोर्स हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि इसके ऊपर मैंने चार्ज लगा दिया, प्लस प्लस पॉजिटिव लगा दिया, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगा रखा है, तो इसके कारण इसके ऊपर कुछ फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ। वो कितना हो जाएगा, Q टाइम्स E के बराबर। लेकिन वो कांस्टेंट है, वो वैल्यू इसके यहाँ है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो वैल्यू चेंज नहीं होती, इट्स अ कांस्टेंट फोर्स। तो उसके कारण क्या होगा भाई, हमारी मीन पोजीशन यहाँ थी उसकी बजाय अभी यहाँ आ जाएगी, और ग्रेविटी भी मिला दोगे तो मीन पोजीशन शायद यहाँ आ जाएगी। लेकिन उसके बाद आप फिर से फोर्सेस बैलेंस कराओगे, आपको इस तरीके से कुछ चीज़ मिलने वाली है, टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। तो नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, या फिर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है उन पे किसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। The period of oscillation of a mass capital M suspended from a spring of negligible mass is t। तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू दे दी है जब हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इस तरीके से एक लटका हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इस तरीके से लटका हुआ था मास m से, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट रहा होगा k। हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाती है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k।
अगर हमारे पास ये यहाँ पर इस तरीके से वर्टिकल सेंस में है तो इसका जो नेचुरल लेंथ रहेगी उसकी जगह भी थोड़ा नीचे आकर के इसकी मीन पोजीशन आ जाएगी। टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कांस्टेंट फोर्सेस के कारण। इफ अलॉन्ग विद इट अनदर मास कैपिटल एम इज ऑल्सो सस्पेंडेड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल नाउ बिगन। तो यहाँ पर इसके साथ हमने एक और मास एम इस तरीके से चिपका दिया। अब टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हमने मास का वैल्यू m से 2m कर दी है, तो हमारे पास टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट m आ रखा है। यहाँ पे T2/T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √2m डिवाइडेड बाय m विच इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स T। डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, छोटा सा प्यारा सा पार्ट है फुल सिलेबस नीट के फिजिक्स के क्रैश कोर्स का, जहाँ पे नए सिलेबस के हिसाब से हमने 11th और 12th की पूरी फिजिक्स को कलरफुल ग्राफिक्स के साथ में कवर किया है ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। और ऑलमोस्ट सारे PYQs को भी हमने कवर कर लिया है ताकि आपकी वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस हो जाए। तो इससे अच्छा रिसोर्स और कोई हो नहीं सकता आपके पास प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साथ में यहाँ पे आपको मिलती है कलरफुल PDF नोट्स ताकि आप लास्ट में अच्छे से रिविजन कर पाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको भी ज़रूर देखना। अब मिलेंगे फुल कोर्स में।